साथ जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम स्पेसिफिकली हम ये बोल सकते हैं हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, डीकंपोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इनकी डेड बॉडीज को डीकंपोज नहीं करेंगे, ग्रास हॉपर को माउस खा लेगा, माउस को स्नेक खा लेगा, स्नेक को हॉक ईगल खा लेगी। अब इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है? ओजोन गैस की एक थिक लेयर होती है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आ रही है। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आई एम समृद्धि, योर बायोलॉजी मेंटर, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आज के इस माइंड मैप सीरीज के नए सेशन में हम करने वाले हैं रिवाइज, हम करने वाले हैं डिस्कस एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बट एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर को, जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि भाई चैप्टर बहुत सिंपल है एंड स्कोरिंग है, तो हमारा जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम साइंस का वो होगा टोटल 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी की वेटेज क्या है? 30 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। बायोलॉजी में जो हमारा 5 मार्क्स है बेटा वो आर एनवायरमेंट को दिया गया है। इतना सिंपल चैप्टर, 5 मार्क्स की वेटेज, यानी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा चांस हम सभी के पास उन 5 मार्क्स को सिक्योर करने का। अब जब कोई भी चीज बहुत इजी होती है ना, बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं कि यार ये तो बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, एबायोटिक, बायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, क्या ही है, ओजोन लेयर, ये तो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, कि तो हम कर लेंगे। बट कई बार क्या होता है बेटा, जो हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं उस तरीके का क्वेश्चन आता ही नहीं। क्वेश्चन आता है 10% लॉ से, क्वेश्चन आता है बायो मैग्निफिकेशन से, एंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने बहुत ही इजीली मिल रहे थे जो मार्क्स उनको गवा बैठते हैं। अब इससे कैसे बचेंगे? इससे बचेंगे हम अच्छे से रिवाइज करके। टॉपिक को पढ़ लिया, बट क्या सिर्फ पढ़ लेना काफी है? नो, चीजों को रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो टॉपिक्स एग्जाम में आते रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो आज हम क्या कर रहे हैं भाई, इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या था एंड कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाने के चांसेस है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। क्या करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से सेशन स्टार्ट करना है। तो जब हम बात करते हैं चैप्टर आर एनवायरमेंट की, तो इस चैप्टर को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है इकोसिस्टम के बारे में, एंड सेकंड अदर हाफ ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। उन्होंने 2 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, पहला है ओजोन लेयर एंड उसकी डिप्ल्यूशन, एंड दूसरा है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। दोनों ही बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, ठीक है, एंड बच्चे जनरली इनके क्वेश्चंस को कर भी लेते हैं। बच्चे थोड़ा बहुत अटकते हैं इकोसिस्टम वाले पार्ट में, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मैम इकोसिस्टम क्या है। तो जब हमने पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था, आज एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? इकोसिस्टम के साथ। अब इकोसिस्टम का जो टॉपिक है मेनली छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम क्या है, यानी कि इकोसिस्टम में फंक्शन कैसे होता है, क्या एक्चुअली हो रहा है वहां पे, अगर हो रहा है तो जो एनर्जी का फ्लो है वो कहां से कहां होता है। इसी में हम क्या करने वाले हैं भाई, इसी टॉपिक में जो मैं आपको बता रही हूं 10% लॉ आता है, फूड चेन वाला क्वेश्चन हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, वो इसी में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इस टर्म के साथ जिसका नाम है इकोसिस्टम, जिससे कि ये समझ आ रहा है ये कोई सिस्टम है। और सिस्टम क्या सिर्फ एक चीज से बनता है? नहीं। जब हम अपनी बॉडी की भी बात करते हैं, जस्ट एक रेफरेंस दे रही हूं, सिस्टम अपनी बॉडी की भी बात करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो वैसे ही जब हम सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो इकोसिस्टम भी कोई एक सिंगल चीज से मिलकर नहीं बना होता, ये भी डिफरेंट चीजों से मिलकर बना होता है। किन चीजों से मिलकर बना होता है? इसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन डिस्कस करूंगी। तो जब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम एक्चुअली में है क्या? इकोसिस्टम हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई भी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ क्या होती हैं, उनके अराउंड बहुत सारी एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन
उन नॉन लिविंग चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मैम नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टर्म बोला कि पॉन्ड, है ना। अब जैसे पॉन्ड में बोलूंगी आपको याद आएगा, हाँ मैम पॉन्ड मतलब पानी, यस, बट पानी में क्या होता है? पानी में मैम मछली होती है, सिर्फ मछली होती है? नहीं, वहां पे कुछ एल्गी भी होंगी, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी होंगे, कुछ छोटी फिशेज होंगी, कुछ बड़ी फिशेज होंगी, राइट। क्या सिर्फ ये होगा बेटा? पॉन्ड में थोड़ी बहुत नीचे सॉइल भी होगी, रॉक्स भी होंगी, वहां की सनलाइट भी होगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ये सभी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? पॉन्ड को बनाती हैं। पॉन्ड क्या है? एक सिस्टम है, वो एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन बता दो मैम, बस देखो बेटा, इकोसिस्टम की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये है कि इकोसिस्टम क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बायोटिक चीजें होती हैं एंड कुछ एबायोटिक चीजें होती हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब। एंड ये आपस में क्या करते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एंड ये जो सिस्टम बनता है ये अपने आप में क्या होता है? ये इसको एक इकोसिस्टम हम बोल देते हैं। जैसे कि बेटा पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, रिवर एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, ठीक है, हमारे ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है। आगे हम जब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे एक्वेरियम भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम स्पेसिफिकली हम ये बोल सकते हैं हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हर ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग तरीके की फिजिकल कंडीशंस होती हैं, है ना। आप देखो बेटा, आप डेजर्ट की सॉइल को अगर आप ग्रासलैंड की सॉइल से कंपेयर करोगे तो अलग होगी, आप माउंटेन के टेम्परेचर को डेजर्ट के टेम्परेचर से कंपेयर करोगे तो अलग होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वहां के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो अलग है, इसीलिए वहां पे आप देखोगे वहां पे पाए जाने वाले बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स है वो भी अलग है। मैम क्या बोल रहे हो? मैम ये बोल रही हैं कि भाई जब तुम पहाड़ों में जाओगे तो वहां की सॉइल भी अलग होगी, वहां का टेम्परेचर भी अलग होगा, ठीक है, वहां पे पाए जाने वाले एनिमल्स भी अलग होंगे, वहां पे पाए जाने वाले प्लांट्स भी अलग होंगे, ठीक है। अब तुम डेजर्ट में आ जाओगे तो डेजर्ट में अलग सॉइल होगी, डेजर्ट का अलग टेम्परेचर होगा, डेजर्ट में अलग तरीके के एनिमल्स होंगे, डेजर्ट में अलग तरीके के प्लांट्स होंगे। तो डेजर्ट क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वहां पे अलग फिजिकल चीजें, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है और अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माउंटेन्स में अलग तरीके की कंडीशंस होती है, अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो हमारी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो एक्सटर्नल चीजें होती है वो उसके इन्वायरमेंट कहलाती हैं, राइट। तो हमारी इन्वायरमेंट में अलग 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 सिस्टम होते हैं, जहां पे हमने ये समझा कि वो सिस्टम्स अपने आप में यूनिक होते हैं, क्योंकि हर इकोसिस्टम में क्या होता है? अलग तरीके की फिजिकल कंडीशंस, अलग तरीके के एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे डेजर्ट हो, ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट हो, माउंटेन हो, ठीक है, पॉन्ड हो, रिवर हो, लेक हो, हर इकोसिस्टम में उसकी कुछ यूनिक एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग चीजें होती हैं। नॉन लिविंग चीजों में क्या आ जाता है? वहां पे पाए जाने वाली फिजिकल चीजें, वहां पे पाए जाने वाली क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वो सब उसके एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, पीएच है, ठीक है, रॉक्स हैं, ये सब के सब क्या हो गए बेटा? उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाली एबायोटिक चीजें। बायोटिक का क्या मतलब है? देखो बेटा, बायोटिक, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जहां पे भी ये टर्म आ गया ना, बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग, तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट। अब उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाली जो भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग चीजें मतलब प्लांट लिविंग है भाई, एनिमल्स लिविंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग एनिमल ही होते हैं, वो हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, ये सब क्या है बेटा? लिविंग चीजें हैं। तो ये सब के सब क्या हो गए बेटा? ये सब के सब उस इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट हो गए। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत अलग अलग तरीके के हैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी है हमारी प्रोड्यूसर्स की। अब किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि खाना बनाने का काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि खाना बनाने का काम कर रहा है बेटा, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे कि भाई ये तो इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर है। भाई खाना बनाने का काम कौन करता है? खाना बनाने का काम करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन होंगे बेटा? इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम कौन करेगा? प्रोड्यूसर का काम करेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे बेटा? जैसे कि हमारे कुछ ग्रीन प्लांट्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे। हमारे होंगे कुछ बैक्टीरिया, हमने पढ़ा है बेटा, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है,
ठीक है, ये कैटेगरी है, एक नहीं होता, एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, जिसमें नोस्टॉक आ गया, एनाबीना आ गया, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया में, यहाँ पे प्लीज नोट मैं किन की बात कर रही हूं बेटा, यहाँ पे मैं बात कर रही हूं साइनोबैक्टीरिया की, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इकोसिस्टम में खाना बनाने का काम करते हैं। बट जैसा कि हमने पढ़ा है ना, जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हम वहां पे भी पढ़ रहे थे, सारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों को खाते हैं। एंड जब वो दूसरों को खाते हैं दैट मीन्स वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो दूसरों को कंज्यूम कर रहे हैं। अब इकोसिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों को कंज्यूम कर रहे हैं बेटा, उनको हम बोल देते हैं कंज्यूमर्स। क्या बोल देते हैं बेटा, कंज्यूमर्स। तो अगर आपने कभी भी नाम सुना है हर्बीवोर्स का, अगर आपने कभी भी नाम सुना है कार्निवोर्स का, ओमनीवोर्स का, तो ये सब के सब कंज्यूमर्स की कैटेगरी में है। तो मान लेते हैं कि इकोसिस्टम में ग्रासलैंड है ना, एक ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में प्लांट्स जो है, ग्रासेस जो है वो खाना बना रही है, ठीक है। अब उस ग्रास को कौन खा रहा है बेटा, उस ग्रास को मान लेते हैं खा रहा है हमारा कोई लेटेस से खा रहा है कोई ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर हर्बीवोर हो गया है ना, क्योंकि वो प्रोड्यूसर को, मतलब ग्रास हॉपर क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, क्योंकि उसने क्या करा, प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर लिया। तो अब वैसे ही बेटा उस इकोसिस्टम में कोई हो सकता है फ्रॉग हो, है ना, कोई हो सकता है कोई स्नेक हो जो उसको खा जाए, तो वो बेटा सब कंज्यूमर की कैटेगरी में आ गया। अब कंज्यूमर डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अगर वो प्लांट बेस्ड डाइट खाता है तो हर्बीवोर, अगर वो एनिमल फ्लैश है ना, वो फ्लैश के ऊपर, मीट को कंज्यूम करता है तो वो कार्निवोर, अगर वो दोनों करता है तो ओमनीवोर, ठीक है। हर्बीवोर्स में बेटा हमारी काउ, गोट, बफेलो, ये सब, डियर, ये सब आ गए। कार्निवोर्स में बेटा हमारा लायन, टाइगर, ये सब आ गए, ठीक है। ओमनीवोर्स में हम आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, है ना, डॉग्स आ गए, ये सब। चलो जी, उसके बाद थर्ड कैटेगरी बट नॉट द लीस्ट वन, फिर आ जाती है डीकंपोजर्स। अब डीकंपोजर्स क्या होते हैं बेटा, डीकंपोजर्स बेसिकली सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी है लाइफ प्रोसेस में। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, जब ग्रीन प्लांट्स मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सब जब मर जाएंगे बेटा, है ना, ये हो सकता है आज ये मर गया, हो सकता है कल ये मर गया, कोई भी डेड हो गया, अब इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है ना, इनकी डेड बॉडी के रिमेन्स पड़े हुए हैं। अब जो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जाके इनके ऊपर क्या करेंगे, जाके इनके ऊपर फीड करेंगे, एंड जब वो जाके इनको फीड करेंगे तो वो इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, एंड जब इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी के पार्ट सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे तो इनकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, एंड वो न्यूट्रिएंट्स निकल के कहाँ जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, राइट। अब सॉइल में जाके वो मिनरल्स की तरह ऐड ऑन हो जाएंगे। अब उन्हीं मिनरल्स को ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स क्या कर लेंगे, रूट की मदद से एब्जॉर्ब कर लेंगे। रूट की मदद से एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि डीकंपोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इनकी डेड बॉडीज को डीकंपोज नहीं करेंगे तो हमारी सॉइल के अंदर मिनरल्स की जो हम बोलते हैं क्वांटिटी है वो बार बार क्या होगी बेटा, हर बारी कम होती चली जाएगी, है ना, वो हर बारी कम हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि वो रिप्लेनिश हो जाए, वो दोबारा से बढ़ जाए, है ना, उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करना है, तो वहां पे डीकंपोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे पास कुछ फंजाई होती हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीकंपोजर्स की तरह काम करते हैं। समझ आया? तो इकोसिस्टम में नॉन लिविंग चीजें भी हैं, इकोसिस्टम में लिविंग चीजें भी हैं। अगर वो लिविंग है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो प्रोड्यूसर होंगे, या तो वो खाना बनाएंगे, या तो वो दूसरों को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, और अगर ये नहीं होंगे तो वो फिर क्या करेंगे, इनकी डेड बॉडीज को डीकंपोज करेंगे। ये बात क्लियर हुई? चलो जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है, जो कि बायोटिक या एबायोटिक चीजों से बना हुआ है, और अगर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है आपस में, तो हम बोल देंगे कि इकोसिस्टम है। तो हमारे जो इकोसिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू types. First one is the natural ecosystem and the second one is the artificial ecosystem. Artificial ecosystem को man-made ecosystem भी बोलते हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है भाई, देखो, ऐसा कोई इकोसिस्टम जिसको मेंटेन करने के लिए कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद नेचर में खुद ब खुद ऑपरेट हो रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना, तो ऐसे इकोसिस्टम को हम नेचुरल इकोसिस्टम बोल देते हैं। अब ये भी दो कैटेगरीज में क्या है बेटा, डिवाइडेड है। क्या वो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, यानी कि क्या वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं।
क्या वो इकोसिस्टम पानी के अंदर है? तो पानी के अंदर है तो भाई वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गए। अब पानी के इकोसिस्टम भी अलग अलग कैटेगरीज में जा सकते हैं, रिवर भी है, पॉन्ड भी है, लेक भी है, सी भी है, ये सब के सब एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। चलो जी, ये सब नेचुरल था। इन सब इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमको कुछ नहीं करना। ऐसा तो नहीं होता ना आप सुबह जाके बोलते अरे मम्मी आज तो मुझे समुद्र में जाके पानी बदल के आना पड़ेगा, आज तो मुझे बहुत काम है। नहीं, वो खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, खुद को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मेहनत करनी, बस आपको पढ़ाई करनी है। प्लीज आप कर लो इनके बारे में पढ़ाई, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड मतलब भाई इन इकोसिस्टम को बनाने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि क्रॉप फील्ड, अब क्रॉप फील्ड में भाई तुम प्लांट भी उगाओगे, है ना। अब प्लांट वहां पे ग्रो होंगे तो भाई वहां पे सोइल भी होगी, सनलाइट भी होगी, एयर भी होगा, वाटर भी होगा, एंड क्रॉप्स के अलावा वहां पे बेटा कुछ इंसेक्ट्स भी होंगे, कुछ बर्ड्स भी होंगे। तो सब चीजें एक साथ आ गई, वो सब चीजें एक दूसरे के साथ काम भी कर रही हैं, बट उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। गार्डन बेटा, गार्डन हो गया, पार्क हो गए, एक्वेरियम्स हो गए, ये सब के सब, एक्वेरियम है, पोल्ट्री फार्म है, ये सब के सब क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। आप एक्वेरियम में फिश डाल दोगे, पानी डाल दोगे, लाइट डाल दोगे, सब कर दोगे, बट उसका पानी बदलना पड़ेगा, आप उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हुआ ना मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा हमने कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात कर ली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का फंक्शन एक्चुअली हो कैसे रहा है? हमने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड वो सब क्या है बेटा, आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देखो भाई, इस चीज को हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड चेन। हमने बात करी कि हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है। भाई बिल्कुल डिपेंडेंट है। प्लांट खाना कैसे बनाएगा? जब तक उसको बाहर से एयर से CO2 नहीं मिलेगा, जब तक उसको वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो खाना नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है तो उसको अपने अराउंड एबायोटिक फैक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अब एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होके उसने खाना बना लिया, बट बाकी क्या? अब क्या होगा भाई? अब फूड चेन होगी ना। प्लांट ने खाना बना लिया, ठीक है, प्लांट ने खाना बना लिया, प्लांट को ग्रास हॉपर खाएगा जी, ग्रास हॉपर को माउस खा लेगा, माउस को स्नेक खा लेगा, स्नेक को हॉक ईगल खा लेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमें फूड चेन देखने को मिली, एक सीक्वेंस देखने को मिला, है ना। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, एंड सो ऑन। अब इसी के बेसिस पे बेटा जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो हमने अपने कंज्यूमर्स को क्या किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले देखो बेटा, फूड चेन की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, हमारे कुछ बैक्टीरिया हो गए। अब इन प्लांट्स के ऊपर जो क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले यही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा प्रोड्यूसर हो गया हमारा प्लांट, और प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है जी। अब ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, ग्रास हॉपर को किसी माउस ने खा लिया, तो ग्रास हॉपर को खाया किसने, माउस ने। तो माउस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब माउस को मान लेते हैं कोई स्नेक खा गया, तो स्नेक क्या है, स्नेक टर्शरी कंज्यूमर है। अब स्नेक को मान लेते हैं भाई कोई और हॉक या ईगल खा गई, तो वो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, एंड सो ऑन। समझ आया? तो फूड चेन की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर होगा, यस और नो, सोचो जरा, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा प्रोड्यूसर को खा रहा है। प्रोड्यूसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट को जो कंज्यूम कर रहा है तो वो हर्बीवोर होगा कि नहीं होगा? तो प्राइमरी कंज्यूमर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है भाई, हमारा हर्बीवोर एनिमल होता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को क्वार्टरनरी। एंड ये जो आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। मतलब कौन किस स्टेज पे किसको खाता है, ये ट्रॉफिक लेवल होता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की क्या थी, एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन हमें यहाँ देखी। वैसी अगर हम एनिमल कि अगर हम एक्वाटिक फूड चेन की बात करें, वहां पे भी होता है बेटा। हमारे प्लांट हमारे उसकी एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं जो कि खाना बनाते हैं, वो आ जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में। फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन खाते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स बेसिकली एनिमल्स नहीं होते, एनिमल जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं,
ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जू से क्या याद आता है? जू से आते हैं याद एनिमल्स, और एनिमल्स हमेशा क्या होते हैं बेटा? एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। अब अगर ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी और को ही खाएगा। तो जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स को कोई छोटी फिश खा लेती है जी, छोटी फिश को बड़ी फिश खा लेती है, उस बड़ी फिश को मान लो कोई किलर वेल खा गई। तो सो ऑन कहने का मतलब है कि इस तरीके से हमारी फूड चेन क्या करती है? ऑपरेट होती है। बट हमेशा सब कुछ है ना हमारे मैजिकल ड्रीमी वर्ल्ड की तरह काम नहीं करता। कोई एक दूसरे का वेट नहीं करता कि अरे यार तू मत खा मुझे, मैं तो अपने आप को ना उसी से खिलवाऊंगा, ऐसा कोई नहीं होता। तो हमारे अगर हम बात करें इकोसिस्टम में तो बेटा फूड चेन्स के साथ साथ फूड वेब्स की भी हम बात करते हैं। फूड वेब्स, फूड वेब्स का मतलब क्या है भाई? फूड वेब्स में हम देखते हैं बेटा कि बहुत सारी फूड चेन्स चल रही हैं हमारे इकोसिस्टम में, बट वो सारी फूड चेन क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है भाई। ग्रास को, प्लांट को एक ग्रास हॉपर ने खाया, अब इस ग्रास हॉपर को हो सकता है ये रैट खा ले, बट ये भी तो हो सकता है इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा ले। समझ रहे हो सकता है इस ग्रास हॉपर को इस रैट ने खाया, बट इस रैट को हो सकता है कोई स्नेक खा ले, हो सकता है कोई वुल्फ खा ले। तो डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऐसे ही चलता है बेटा, बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं एंड दिस इज नोन एज फूड वेब। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड कोई भी चीज जब इंपॉर्टेंट होती है तो हम क्या करते हैं? वेरी गुड, हम लगाते हैं स्टार। तो इस पे स्टार लगा लो बेटा। अब हम जब फूड चेन की बात करते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फूड चेन में जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा है बेटा? अपनी फूड एनर्जी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहा है। अब होता क्या है भाई? सबसे पहले हम जब बात करते हैं फूड चेन की शुरुआत होती है प्लांट से, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको क्या चाहिए भाई? फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको चाहिए सनलाइट, एंड प्लांट्स को सनलाइट मिलती है किससे? वेरी गुड, सन से। ठीक है, कहां से मिलेगी? सन से मिलेगी। अब बेटा आपको एक बात बताओ बेटा, सनलाइट से जो भी सनलाइट हमारे प्लांट्स तक पहुंच रही है, ठीक है, उसका सिर्फ वो 1% यूज करते हैं फूड एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, बाकी और भी तो काम करने हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ उसका 1% ही क्या करते हैं? याद रखेंगे, सिर्फ 1% ही एब्जॉर्ब करके उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। अब क्योंकि ये फूड बना रहे हैं है ना, तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए। तो जो हमारे प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे भाई? वो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब क्या होगा? अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो वेट कर रहे होंगे कब ये हमको मिले और हम इनको खाएं, जैसे कि ग्रास हॉपर। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे ग्रास हॉपर हो गया। अब ग्रास हॉपर क्योंकि क्या है? सबसे पहला कंज्यूमर है इस फूड चेन का, क्योंकि अभी तक तो खाना खुद ही बना रहे थे ये लोग। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर को भाई कौन खा लेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि यहाँ पे क्या है? जो कि यहाँ पे है स्नेक। ठीक है, अब स्नेक के बाद स्नेक को कौन खाएगा? स्नेक को कोई ईगल या हॉक खा लेगी जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा टर्शरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे मैम ने कहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, अभी तक तो आपने इंपॉर्टेंट कुछ बताया ही नहीं। अब देखो बेटा, आप देखो मैंने ना एरोस का साइन इधर इधर किया हुआ है। अब कुछ ना कुछ तो होगा जो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। यस, यहाँ क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जब इसने फूड बनाया तो फूड एनर्जी बेसिकली फूड एनर्जी के फॉर्म में इसके सेल्स के अंदर स्टोर थी। अब जब इसने खा लिया तो वो एनर्जी इसके अंदर गई। अब एनर्जी इसके अंदर है, अब इसको कोई और खा लेगा तो इसके अंदर एनर्जी गई। एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर होती है। एंड हमारा एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लो कहीं पे, बाद में मत बोलना मैम आपने बताया नहीं। बेटा 99% चांस है, ठीक है, कि आपके पेपर में 10% लॉ से क्वेश्चन आए। 99% चांसेस है, 99.9% चांस है कि आपके एग्जाम में 10% लॉ से क्वेश्चन आएगा। अब 10% लॉ कहता क्या है? 10% लॉ ये कहता है कि भाई जितनी भी एनर्जी किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास किसी फूड चेन में जितनी भी एनर्जी होती है उसका सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर होता है, ये कहता है 10% लॉ। इसको हम बहुत ही ब्यूटीफुली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं बेटा कि हमारी जो प्लांट्स है, हमारी जो ग्रास है, उसके पास लेटस से क्या है? 10,000 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल। तो 10% लॉ ये कहता है कि भाई इसका सिर्फ 10% इसको मिलेगा। तो जल्दी से जरा सोच के बताओ बेटा, 10,000 का 10% क्या होगा? 10,000 का 10% क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये होगा 1,000।
तो यानी कि इसको सिर्फ 1000 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। अब वो ये कहता है कि इसके पास अगर 1000 किलो जूल एनर्जी है तो इसका सिर्फ 10%, इसका नहीं बेटा, इसका 10% ही आगे जाएगा। तो सोचो बेटा 1000 का 10% क्या होगा, 1000 का 10% क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, 1000 का 10% होगा 100 किलो जूल, वेरी नाइस। तो इसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, ये बोल रहा है 10% लॉ, चला गया जी। अब वो कह रहा है इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। अब इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, तो 100 किलो जूल का सिर्फ 10% मिलेगा टर्शियरी कंज्यूमर को। तो इसका मतलब ये है 100 का 10% हो गया 10 किलो जूल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब बेटा आप एक बात देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होता जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे बेटा किसी भी फूड चेन के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 या 5-6 से तो ज्यादा कभी भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं है, क्योंकि आखिरी तक पहुंचते इतनी एनर्जी बचती ही नहीं कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव या सस्टेन करने में मदद करे, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम हो रही है। एंड कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है बेटा, 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में, या फिर वो बाकी काम के लिए यूज कर लेते हैं। तो 10% लॉ ये कहता है, ठीक है, 10% लॉ ये कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसे कैसे, मान लो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, तुम्हारा होमवर्क है, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि ग्रास को सन से 30 जूल एनर्जी मिली है, ठीक है, इसको 30,000 जूल एनर्जी मिली है, ठीक है, ये गिवन है। अब तुमको ये बताना है कि इनके पास कितनी कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, इनके पास कितनी कितनी एनर्जी होगी। दिस इज योर होमवर्क एंड आई वांट आंसर इन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो कि हमारा बायोमैग्निफिकेशन का है। बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बड़ी हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। मैग्निफिकेशन जब हम बोलते हैं ना, मतलब बड़ा कर दो यार, जूम इन कर दो, हम बोलते हैं ना मैग्नीफाई कर दो, इंक्रीज हो जाना। बायो मतलब लिविंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है। अब जब हम बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड बेटा हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जहां पे भी हम रहते हैं, दैट प्लेस इज फुल ऑफ टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स एंड व्हाट नॉट, है ना। हाँ समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये बोल रही हूँ कि बेटा मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बहुत टॉक्सिन्स है, बहुत पॉइजनस गैसेज हैं, ठीक है। तो वैसे ही बेटा हो सकता है आप जहां रहते हो बहुत साफ सुथरा हो, बट भाई हम तो वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉक्सिन्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से उनको तोड़ा ही नहीं जा सकता, या फिर अगर वो हमारे अंदर भी एंटर हो गए तो हमारे अंदर ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो उनको ब्रेक कर पाए, तो होगा क्या। अब कोई ऐसा केमिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर चला गया जो हमारी बॉडी ब्रेक ही नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा बेटा, वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड सिर्फ हमारे अंदर नहीं एक्यूमुलेट होता, जो फूड चेन होती है ना उसके हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक्यूमुलेट होता है। तो थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। मान लेते हैं क्या है भाई, हमारे पास एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है। उस एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या है भाई, बहुत सारे केमिकल टॉक्सिन्स हैं, जो कि क्या हो गए हैं भाई, पानी के अंदर आ गए हैं। अब प्लांट्स ने इनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये टॉक्सिन प्लांट्स के अंदर है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर देखना ये कितनी कंसंट्रेशन में थे, 2 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि बस 2 पे ध्यान दो, यानी कि कंसंट्रेशन कम है। अब जब इन प्लांट्स को ये फिशेस खाएंगी तो ये सारे के सारे इन फिशेस के अंदर जाएंगे, एंड फिशेस के अंदर इनका एक्यूमुलेशन और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिश ने एक बार इस प्लांट को नहीं खाया, बार बार खाया है, एंड हर बारी वो टॉक्सिन इसके अंदर गया। एंड अब जब छोटे फिश को बड़ी फिश खाएगी तो बड़ी फिश एक फिश खा के नहीं बोलती आज तो बस मेरा हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, वो ढूंढती रहती है फिश खाने को, बार बार जब फिश खाएगी बार बार वो टॉक्सिन इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड बेटा अब आप गए हुए थे फिशिंग करने, आपने इस वाली फिश को पकड़ के आपने खाया, तो यानी कि आपके अंदर वो टॉक्सिन्स गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है, फूड चेन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है।
तो बायोमैग्निफिकेशन ये बोलता है कि जब हम किसी फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में जब कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई भी टॉक्सिन चीज ऐड हो जाती है, एंटर कर जाती है, तो वह हर बारी हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे हम फूड चेन में जाते हैं उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा और आएगा, वो पूछेंगे कि भाई सबसे ज्यादा टॉक्सिन किसके अंदर मिलेंगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सिन्स किसके अंदर होंगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सिन किसके अंदर होंगे, तो भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सिन्स हमेशा देखने को मिलते हैं किसके अंदर, जो सबसे आखिरी वाला ट्रॉफिक लेवल होता है, जो सबसे आखिरी वाला ऑर्गेनिज्म होता है फूड चेन के अंदर। एंड आप देखो बेटा, जनरली एनिमल्स में अगर हम देखें तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे आखिरी में होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को तो कोई खाता नहीं, तो ज्यादातर ये टॉक्सिन्स के लेवल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर हाई देखने को मिलते हैं। समझ आया? और अगर तुमसे उल्टा करके पूछ ले पेपर में कि भाई बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, तो बेटा फूड चेन में जो सबसे पहले होगा ना, तो फूड चेन में सबसे पहले होगा उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि जब आगे आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हर बारी सिर्फ 10% आगे जा रही है। इसका मतलब यहां तक आते आते एनर्जी कम, यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा, फूड चेन में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, एंड फूड चेन में सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स किसके बॉडी के अंदर होते हैं, लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि है हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, हमारी क्या है बेटा, हमारी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। अलग अलग लेयर्स में बेटा एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन गैस की एक थिक लेयर होती है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आ रही है। बट ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। क्यों हो रही है, क्या कारण है भाई, हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इन सब केमिकल्स को यूज करते हैं। और ये सारे केमिकल जब ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो ये जाके हमारी ओजोन लेयर के अंदर क्या कर देते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस शुरू करते हैं। एंड जब ये केमिकल रिएक्शंस उस ओजोन के साथ होते हैं तो ओजोन लेयर वहां से क्या होने लग जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है, डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम CFCs की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, हमारे ACs के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है, और ये पहुंच जाती है ओजोन लेयर के पास। ओजोन लेयर के पास जब ये पहुंचती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर जो क्लोरीन होता है वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल को तोड़ देती हैं, एंड जब वो मॉलिक्यूल टूटता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन निकल के भागता है। अब वो क्लोरीन निकल के जाता है और वो किससे रिएक्ट करता है, ओजोन से। एंड जब वो ओजोन से रिएक्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है ओजोन वहां से ब्रेक हो जाती है। ओजोन ब्रेक होगी तो जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज वहां से निकल के हमारे अर्थ तक पहुंचती है। एंड जब वो अर्थ तक पहुंचती है तो हमारे ऊपर पहुंचती है, हमको क्या वो कॉज करेगी, क्या इफेक्ट करेगी भाई, अगर ये अल्ट्रावायलेट हमारे तक पहुंचेगी और पहुंच रही है तो आप इस चीज को नोट करो बेटा, ये अल्ट्रावायलेट रेस कारण है स्किन कैंसर का, कैटरैक्ट का, मोतिया जो हो जाता है, डीएनए को डैमेज कर रही है, हमारे प्रोटीन को डैमेज कर रही है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही है, हमें सनबर्न कॉज कर रही है। इसकी वजह से जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है, वो भी कम हो रही है। मरीन लाइफ, समुद्र में भी तो जा रही है यूवी रेज, वहां पे जाके मरीन लाइफ को भी क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है। तो क्या करना है, इन सब चीजों के यूज को कम से कम हमें क्या करना है, कम यूज को कम करना है, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वेस्ट एक बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, कचरा कचरा कचरा, ठीक है, बहुत क्या है, हम जहाँ भी जाते हैं कचरा देखने को मिलता है। अब जो ये वेस्ट होता है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वेरी इजी, इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल या फिर इट कैन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर कोई भी ऐसा वेस्ट जिसको डीकम्पोजर्स क्या कर पा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर पा रहे हैं, तो वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और डीकम्पोज करके वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। जैसे कि हमारा वूल हो गया, पेपर हो गया, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, वुड वगैरह, ये सब क्या हो गया बेटा, जो भी नेचुरल चीजें हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। फिर आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये वो वेस्ट है जिसको हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज नहीं कर पाते, सॉइल के साथ उनको मिक्स नहीं कर पाते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एल्यूमिनियम के कैन्स हो गए, है ना, आयरन की नेल्स हो गई, आयरन नेल्स, नॉट दीज नेल्स, नेल्स मतलब कील, ठीक है, सिल्वर फॉइल्स हो गए, डीडीटी बेसिकली एक तरीके का इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं ये, ठीक है, केमिकल्स, ये हमारी डिकम्पोज नहीं हो पाते। रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती डिकम्पोज। अब क्या करें, वेस्ट है एंड इट कैन समटाइम कॉज हार्म ऑल्सो, तो इनको कैसे मैनेज करें, क्या करें।
हम ये कर सकते हैं कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कंपोस्ट की। अब ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हो सकता है। हम क्या करेंगे भाई, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाएंगे, उसमें सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके उसको कंपोस्ट यानी कि मेन्योर यानी कि खाद में कन्वर्ट कर देंगे। एंड ये हमारे लिए काम की है क्योंकि हम इसको सॉइल में डाल के अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। या फिर लैंडफिल मतलब एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है एंड वेस्ट को फेंकने की जगह नहीं है, काम करो गड्ढे के अंदर डाल दो एंड फिर उसके ऊपर सॉइल चढ़ा दो। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिकम्पोज हो जाएगा, और जो नहीं है वो वही पड़ा हुआ है ना, कम से कम बाहर तो नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए जी, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ही लार्ज स्केल पे लैंडफिल्स किए जाते हैं। फिर होता है इंसिनरेशन। ठीक है, आपने आसपास कभी कभी होता हुआ देखा होगा बट नॉट इन दैट वे। इंसिनरेशन बेसिकली क्या है बेटा, जो भी वेस्ट होता है उसको जला दिया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड बेटा ऐश को फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐश को एज अ मेन्योर के अंदर भी डालते हैं। ठीक है, फिर है सीवेज ट्रीटमेंट। बेटा सीवेज ट्रीटमेंट, हमारे बाथरूम से, हमारे टॉयलेट्स में से गंदा पानी निकलता है, वो जाके नालों में जाता है। अब वो नाले हमारे रिवर्स के साथ मिक्स हो जाती हैं एंड वो रिवर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर रहे हैं बेटा, उनको हार्म कर रहे हैं। तो हम क्या करें भाई, रिवर के अंदर वो गंदा पानी डालने से पहले हम उसको पहले ट्रीट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। एंड जब उसको ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे बेटा पानी थोड़ा साफ हो जाता है, साथ साथ बेटा कुछ फीकल मैटर निकलता है अलग से तो उसको मेन्योर बना लेते हैं। एंड साथ साथ बेटा वहां पे बायोगैस भी बनती है जो कि अगेन एक नेचुरल गैस की तरह बहुत चीजों में यूज होती है। एंड देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसाइकलिंग। भाई कोई भी वेस्ट हो, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, कोशिश करो बेटा कम से कम वेस्ट बनाओ आप। और अगर वेस्ट बन भी रहा है, वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रहा है बेटा, तो आप कोशिश करो आप उसको रिसाइकल करो। राइट, रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है बिकॉज ये सारे रिसोर्सेज बेटा हमारे लिए हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हैं। और अगर हम चीजों को ऐसे ही बिना सोचे समझे यूज करेंगे तो बेटा आगे आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप क्या देके जा रहे हो अपने आगे वाली पीढ़ी को, इसके बारे में जरा सोचना। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट जैसे कि पेपर है, मेटल कैन्स है, इन सबको हम रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल के अलावा बेटा देयर आर ऑल्सो सम टर्म्स, ठीक है, जिनको हम काउंट करते हैं किसके अंदर, 3 R's के अंदर। जैसे कि रिड्यूस मतलब भाई पहले ही क्या करो, आप ऐसी चीजों को, आप अपने रिसोर्सेज को इतना केयरफुली यूज करो कि आप अपने वेस्ट जो आप जनरेट कर रहे हो उसको कम करो। कम से कम आपको क्या करना है, वेस्ट बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी आप चीजों को यूज करते हो उसको आप कम कर दो, रिड्यूस कर दो। ठीक है, और अगर वेस्ट आप जनरेट भी कर रहे हो तो बेटा कोशिश करो जो चीजें आपके घर में है उनको बार बार दोबारा से रीयूज करो। रीयूज भी कर लिया आप तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज दो। जो हमारे घर पे न्यूज़पेपर्स आते हैं ना बेटा, उसका कागज आपने देखा होगा थोड़ा काला काला होता है, ग्रेश सा होता है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा न्यूज़पेपर में जो पेपर यूज होता है वो रिसाइकल्ड पेपर होता है। That's all for today। क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल का वो आपको आंसर करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। एंड उसके अलावा बेटा 3 आवर्स के अलावा ना 5 आवर्स भी होते हैं, क्या होते हैं वो, उसका भी आंसर मुझे चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।